meet.google। बिजनेस आइडिया पे ज़रूर काम करें। कल मुझे जो बताया आपने में हानि ने, उसमें ये ज़रूर है कि वो आप लोग को हेल्प करेगा कहीं ना कहीं चल के इंशाल्लाह। वो आपने ज़रूर करना है काम। अच्छा जी, प्रोजेक्ट पे जो हम काम कर रहे थे, कन्फर्म का टैग देख रहे थे, ठीक है जी। वो मैंने करना है ओपन। फाइल एक्सप्लोरर, और उसके बाद है जी, और जो बच्चे फ्रंट एंड कर रहे हैं, जैसे मुझे पता चला कि आप फ्रंट एंड कर रहे हो सिर्फ, तो बाकी भी ऐसे बच्चे जो क्लास में सिर्फ फ्रंट एंड करें, तो वो कोशिश करें कि लाजमी बैक एंड भी पढ़ें। उसमें कंप्लीट एक जो प्रोजेक्ट किस तरह से हम हैंडल कर रहे होते हैं मार्केट में, वो आप लोगों को अच्छा एक मिलेगा, आइडिया अच्छा होगा। क्योंकि ये जो रिसेंटली हायरिंग हुई है, आमिर लियाकत जो बैक एंड इंस्ट्रक्टर हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं एज अ रिएक्ट डेवलपर। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब आप बैक एंड पढ़ेंगे उनसे इंशाल्लाह होपिंग, तो वो एक बेहतर जैसे काम हो रहा है इस वक्त, उसके हवाले से वो आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो लाजमी प्रोवाइड करेंगे। आमिर साहब आ गए, विच इज़ गुड। ठीक है, मुझे लग रहा था आमिर साहब चले गए। चलें, वेलकम बैक सर। बड़े अरसे के बाद वापसी हुई आपकी। सब ठीक था, खैरियत थी? आप गायब ही हो गए एकदम से बीच में से। आवाज़ आ रही मेरी आपको? आमिर आमिर साहब से मुखातिब हूँ मैं, आवाज़ आ रही मेरी आपको? जी आमिर साहब, मुझे आपका माइक अनम्यूट है, इसलिए मैं सुन सकता हूँ आपको। आमिर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ वालेकुम आ रही है सर? अस्सलाम। जी आमिर साहब, आप खैरियत थी? चले गए कहीं एकदम से, आज क्लास ऑनलाइन ज्वाइन की, कहाँ पे थे? सब ठीक था? बस सर कुछ मसरूफ था, इस वजह से फिर रिकॉर्डेड लेक्चर सुनता रहा। अच्छा, परफेक्ट हो गया। तो अब आप लाहौर में कि जी लाहौर? आज लाहौर में ही हूँ। अच्छा, चलें, ठीक हो गया, परफेक्ट हो हाँ गया, जी। सही है। सब ठीक है, खैरियत है? जी सर, अल्लाह पाक की तरफ से सब ठीक ठाक है। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाह खैर। कल हम देख रहे थे जी, फॉर्म टैग देख रहे थे। मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ आमिर साहब का, ओके चलिए, सो दैट द वॉइस क्वालिटी मोर बेटर फॉर क्लिक म्यूट। हो गया, मैंने कोड ओपन कर लिया जी, वीएस कोड में भी ओपन कर लिया है, और मैंने ब्राउज़र में ओपन करना है। सिस्टम स्पीड मैटर्स, एंड इट्स ओपन, ओके। गिट की कमांड्स के बारे में आप लोगों ने लाजमी, कल भी मैंने ये चीज़ रिपीट की थी, स्टार्टिंग लेक्चर में कर दी थी, फिर मैं दोबारा से उसको कमांड्स भी शेयर कर लेता हूँ, ताकि हम उसको एक, जब भी 2 दिन हमारा जो कंजेक्टिव हमारा एक सेशन होता है, उसमें इन चीज़ों को लाजमी हम देख लें। वो एक सबक भी जो है हमारा एक्सरसाइज हो जाएगी, रिपीट हो जाएगा। अच्छा जी, गिट इनिशिएट, गिट कन्फिग, गिट ऐड, और उसके लिए आप लोगों के सिस्टम में गिट इंस्टॉल होना सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। ये हैं जी कमांड्स गिट की, कल ही शेयर की थी मैंने, दोबारा से मैं कर देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट ही करना है जस्ट मैंने।
ग्रुप में जाके और कट पेस्ट करना है। ओके, सिस्टम चलें जी, जब तक वो होता है एक्सरसाइज हम चलते हैं जी पेज में, और पेज को कर देते हैं रन यूजिंग द सर्वर लाइव एक्सटेंशन विद इन द VS कोड। और कल मैंने फॉर्म का टैग बनाया था, एक सेक्शन ऐड किया था, लास्ट 10 मिनट्स में ही काम किया था, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, तो ये आ गया जी टैग, और ये हमने कल लगाया था, एक सेक्शन क्रिएट किया था, उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, मैंने दो कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए, दो कॉलम्स में, दो मतलब पार्ट्स में डिवीजन करने के लिए मैंने यूज़ किया था जी div का टैग। और ये मैंने कॉल, इसको चेंज कर दिया क्लास को, कॉल कॉन्टेक्ट फॉर्म, एंड द फर्स्ट वन इज़ कॉल इमेज फॉर्म, और इमेज के साथ मैं कुछ कंटेंट भी लिख दूँगा, तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ विद इन दिस क्लास। रिप्रेजेंट हो जाएगा कि इमेज और कंटेंट जो है वो मेरे इमेज और कंटेंट। अच्छा चलिए इसको बिल्ड करते हैं, फिर देखते हैं। इसके साथ ही मैंने इसको गो पे भी क्लिक किया, इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और ये ब्राउज़र में ओपन जाए। ओके, अच्छा मैं एफडी आंसर करेंगे, बस मैंने पहले इब्राहिम से ही पूछ लेते। इब्राहिम कल याद है बच्चे क्या करते हैं, कोई है आइडिया? इब्राहिम सो रहे जाग रहे? सो गए इब्राहिम? लस्सी भी सो, छुट्टी वाले दिन। आवाज़ आ रही है इब्राहिम? आवाज़ आ रही है इब्राहिम? इब्राहिम ओके, बस ये है जी, मैंने ओपन कर दिया और इसको सर्वर स्टार्ट हो रहा है। उसने 5500 पोर्ट है, लोकल सिस्टम जो है एज अ सर्वर के तौर पे कन्वर्ट कर दी थी, है ये वाली एक्सटेंशन कन्वर्ट कर दी थी, ये वाली एक्सटेंशन। मीनवाइल ये बन गया जी हमारा ब्राउज़र में, मुझे इसको, और मैं फ्री पिक पे जाके, अब मैं डिज़ाइन ओपन नहीं करूँगा, अब मैं जितना कुछ मैंने आप लोगों को टैग्स बताया तो मुझे फोटोशॉप ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अपने डिज़ाइन के मुताबिक मैंने कुछ जनरल आइडिया देने बस आप लोगों को, वो मैंने मल्टीपल थिंग्स का दे दिया, बाकी फॉर्म के टैग खुद मैं डिज़ाइन और फुटर टैग को गुड डिज़ाइन किया। मैं ये पूछ रहा था कि जी आपकी आवाज़ आ रही है इब्राहिम, कल आपको याद है हम क्या कर रहे थे? ओके गुड, कल आपको याद है हम क्या कर रहे थे? चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि कल करके वो मार्च में चले जाएंगे के दिवस वो आते हैं मीट पे, और फिर वो दोबारा मार्च में चलते हैं। मैंने क्या किया जी, कॉन्टैक्ट सपोर्ट इमेज, मैंने पिक पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ, जिसमें सब स्टूडेंट्स भी रिकमेंडेबल के मैं कल आने का करता, तो अपने एक और वेबसाइट पिक्सल करके है, पिक्सल इसमें भी मुझे शायद नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, तो वो भी आप ऑनलाइन CDN लिंक के जरिए भी लगा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल इमेजेस प्रोबेबली पिक्सल इमेजेस समथिंग लाइक दैट, वो उनके कोड में एग्जैक्टली है, वो यहाँ पे इन्होंने कोड जो हमें दिया है वो हम यहाँ से ले सकते हैं, प्रोबेबली डाउनलोड का फोल्डर में। ओके याद आ गया, यस डाउनलोड and the folder is this one, और इसको हम ओपन कर लेते हैं और वेबसाइट का नाम हमें यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मेरा वाला जो इमेज जो मैं लगाना चाह रहा हूँ विद इन द कॉन्टेक्ट सेक्शन, वो मैं डाउनलोड कर लूँगा फ्रॉम द फ्री पिक, और फ्री पिक में हमारे पास जो ऑप्शन होता है, हम प्रीमियम इमेजेस यानी कि जो पेड इमेजेस होते हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने प्राइसिंग प्लान पेड वाला लिया, वरना अदरवाइज़ आप फ्री यहाँ से लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। मतलब जो भी डिज़ाइनर्स इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं उन्होंने फ्री भी रखे हुए हैं और प्रीमियम भी रखे हुए हैं, तो आप फ्री पे क्लिक करेंगे तो आप उन इमेजेस को, यानी कि उस पर कोई आपको
कॉपीराइट का इशू नहीं होगा। फ्री का मतलब है कि कॉपीराइट का इशू नहीं होगा। अच्छा जी, एक इन्होंने जो पेज है वो चेक कर लेते हैं। ओपन लोडिंग। अच्छा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। ये कुछ इमेजेस आ गए हैं जी। इसी में से मैं क्या करता हूँ, आई विल सेलेक्ट 1 2 3 5 6 7 8 9 10। आप हाँ ये कर लेते हैं। मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर। क्लिक किया तो मुझे इसने ओपन कर दिया डायलॉग बॉक्स, और उसमें से जाके मैंने फॉर्मेट जो साइज़ है, हाँ साइज़ वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, एंड देन नाउ आई एम एबल टू डाउनलोड। हाँ, इसमें से जो भी, जैसे ओरिजिनल जो है बहुत बड़ा है, मुझे इस इमेज की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिंपल आप लोगों को अभी एक्सरसाइज के तौर पे समझाने के लिए एक जस्ट मैंने इमेज डाउनलोड करना है, सिंपल वे में उसको लगा के यहाँ बता देना आप लोगों को। तो मैं क्या करता हूँ, जो स्मॉलेस्ट साइज़ है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। वो वेटेज में भी कम होगा, स्मॉलेस्ट साइज़ होने की वजह से वेटेज में भी कम होगा। अच्छा जी, ये है जी वेबसाइट है जी, ये वाली वेबसाइट है, दिस वन इज ओके। सो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी दिस एंड दिस इज द वेबसाइट फॉर द इमेजेस एज वेल। यहाँ भी एक जैसे फ्री पिक है, इसी तरह से ये भी एक वेबसाइट है। इस पे से भी जाके आप फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट 3DN से लिंक लगा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होपिंग आई एम होपिंग मैंने अच्छा हो गया, मैंने ये वाला प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया, लेकिन कर सकते हैं। शटर स्टॉक भी है, वो भी नंबर 1 पे, वो तो खैर है ही है। तो एक ये भी शेयर कर देते हैं जी आप लोगों से। वेयर इज द व्हाट्सएप स्टॉक। बच्चे अब तो सब हर प्लेटफॉर्म ने कर दिया है जी। इब्राहिम कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म ने AI इंट्रोड्यूस कर दिया। आप किसी भी उस पर ओपन करोगे, वहाँ पे आपको कोई ना कोई AI रिलेटेड चीज़ मिल जाएगी, टूल मिल जाएगा। बाकी तो इमेजेस आप कर ही कर सकते हैं, बाकी साथ में आप AI से कह के और जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे आप अकॉर्डिंगली। जी इब्राहिम कुछ क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं। आपकी आवाज़ हमें आई थिंक कुछ देर के बाद पहुँचती है, ड्यू टू द रीज़न आप डिफरेंट गलेक्सी पे हैं, हम डिफरेंट गलेक्सी पे हैं। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। अच्छा जी, ओके, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ देर तक पहुंच रही है, आप ग्रुप में लिख दें या इधर ही लिख दें। ये जो गूगल मीट चल रहा है ना हमारा, यहाँ पे आप, अच्छा ठीक है, आपने कुछ लिखा है। लेट मी ओपन। ओके, व्हाट इज दिस। आज नेट की स्पीड स्लो है क्या है, सिस्टम की स्पीड स्लो, क्या सीन है। नेट तो स्पीड अच्छी होती है। ठीक है जी, नेट तो जी वालेकुम अस्सलाम जी। कुछ आपकी आवाज़ आती है, उसके बाद पता नहीं कहा। हाँ अच्छा जी, आ रही है आवाज़ आपकी। मेरी आवाज़ रुक रुक के आ रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आपकी तो आ रही है यार, बल्कि क्लियर आ रही है। मेरी आवाज़ मेरा ख्याल है नहीं जा रही, तो मैं सर आपका नेट नहीं चल रहा। हाँ चेक कर लेता हूँ, चेंज करके ना चेक कर लेता हूँ, अगर ये मुझे अलाउ करता है। बहुत स्लो है सर, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। ओके ओके, लेट मी चेंज होपफुली दिस वन। प्रोबेबली हो सकता है कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर हम इसी लिंक को दोबारा आप लोग ज्वाइन रखिएगा। मैं इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है बस, और उसी को ही मुझे लगाना पड़ेगा। नो इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्ट, थैंक यू। चलें जी, होपफुली अब बेहतर आएगी आवाज़। तो ये भी है जी एक प्लेटफॉर्म, ये मैंने लिंक शेयर कर देना है। ये मुझे साइनअप के लिए क्या है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिंक ओपन किया है pixels.com, तो उसने मुझे कहा कि यार आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें विद यूजिंग योर जीमेल। तो आप लोग भी अपने अपने अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाने का बेनिफिट ये होगा कि आपको इमेजेस, फ्री वाले इमेजेस या पेड अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं पैकेज, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनल
वेबसाइट पे प्रोडक्ट के ऊपर किस पे काम कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस आइडिया आपका उस पर, या किसी क्लाइंट के साथ कनेक्टेड हैं, या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई ऐसा टास्क साइन हुआ है, डिज़ाइनर के पास टाइम नहीं है, ही इज़ नॉट अवेलेबल या शी इज़ नॉट अवेलेबल, तो कोडिंग भी आप इन वेबसाइट्स पे जाके और वो इमेज सर्च आउट करके, जैसे मैंने अभी इमेज लगाना है और मैंने सर्च आउट किया और मैंने डाउनलोड कर लिया उसको, एंड देन उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं आप। तो इजी वे है, क्विक इन प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाने का बेनिफिट हो जाता है। अच्छा जी, ये मैंने लिंक इस व्हाट्सएप में, अगर मुझे अलाउ कर दे व्हाट्सएप ओपन करने के लिए। चलें जी, इमेज डाउनलोड हो गया। इमेज को मैं क्या करता हूँ, साइज़ नहीं करता, बल्कि ऐसे लगा के देखता हूँ। पहले मैं ऐसे लगा देता हूँ, अदरवाइज़ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं फोटोपिया से जाके रीसाइज भी कर लूँगा उसको इंस्टेंट फोटोशॉप। वैसे फोटोशॉप हाईली रिकमेंडेड है, लेकिन मैं, क्योंकि मैंने लाइट बिल्कुल एडिटिंग करनी है इमेज की, तो मैं उसमें कर सकता हूँ। मैं सिंपली जाके वो इमेज लगाने लगा हूँ जी यहाँ पे, और उसके लिए मुझे सबसे पहले जो इमेज जो मैंने डाउनलोड किया है वो मैंने रूट वर्किंग डायरेक्टरी में इमेजेस के फोल्डर में रखने लगा, और वो मैंने डाउनलोड किया तो वो आ गया जी विद इन द डाउनलोड फोल्डर। फाइलज़िला, फाइल एक्सप्लोरर, एंड द डाउनलोड फोल्डर, और ये है जी लेटेस्ट वाला इमेज जो मैंने अभी कुछ देर पहले डाउनलोड किया है फ्रॉम द फ्री पिक। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, एंड देन गो टू द इमेज IMG फोल्डर, और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट ऑन कर दिया, और इसका जो नाम है मैंने उसको रीनेम कर दिया। एक डिजिट ID न्यूमेरिक डिजिट आ रहा है, उसकी नेमिंग कन्वेंशन को अपने सेक्शन के हिसाब से अपडेट करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ रीनेम इमेज IMG इमेज, दिस इज कॉन्टेक्ट फॉर्म एंड इमेज कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, सही है, ओके, एंटर। सो मैंने इस इमेज को कॉपी किया और इसको रीनेम कर दिया एज पर माई जो भी सेक्शन स्पेसिफिकली राइट नाउ मैं टारगेट कर रहा हूँ। कॉन्टेक्ट फॉर्म का मैं जो टैग आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उसी से रिलेटेड नाम रख दिया मैंने, इमेज कंटेंट फॉर्म। और यहाँ पे जाके अब मैंने जस्ट वो पाथ ऐड करना है, कल टैग लगा दिया था मैंने, जस्ट मैंने वो पाथ ऐड करना है, इमेज लिख दिया मैंने, और साथ ही दोनों ऑप्शन दे रहा है वो मुझे, इमेज या इमेजेस, क्योंकि मैंने IMG इमेज फोल्डर में रखा है उसको, एंड दिस इज दैट इमेज या इमेज। ओके, ऑल्ट में हम रख देते हैं वो वाला नाम जो हमें SEO के रिसोर्स की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा होता है, ताकि हमारी वेबसाइट की पेज की रैंकिंग बेहतर हो सके। क्लास भी लगा देता हूँ जी, इसके ऊपर मैं क्लास में लगा देता हूँ अपने पेरेंट के हिसाब से, एक्सपेंडेड रखे वो अपना स्ट्रक्चर जो है। एंड देन जो नेक्स्ट चीज़ है, सेव करते हैं और इन दोनों डिव्स को डिस्प्ले टेक्स्ट में रख लेते हैं, इसी को कंटेनर के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा लेते हैं। तो क्या करता हूँ, एक अलग डिव ऐड कर लेता हूँ, पेरेंट डिव जो इन दोनों चाइल्ड डिव्स को रैप कर लेगी। ठीक है, अच्छा जी, स्ट्रक्चर हमारा HTML का अपडेट होने जा रहा है। कल जो मैंने डिव्स ऐड की थी उसके बाद मैं एक और मेन डिव ऐड कर रहा हूँ एज अ पेरेंट डिव,
इसको मैंने रखना है जी यहाँ पे, और ये दोनों डिव्स जो हैं मैंने मूव ऑन कर देनी है विद इन द डिस्प्ले डी फ्लेक्स डिव, एंड ऑल्ट प्रेस करके सेलेक्ट किया मैंने कोड सारा दोनों डिव्स का। मुझे VS कोड ने बता दिया कि दोनों डिव्स आपकी यहाँ से की, और मैंने HTML कमेंट्स भी किए, मैं तो मुझे और ज़्यादा इसको ईज हो गया है हैंडल करना। जी ये हो गया डन। अब मैंने इसको करना है जी रीलोड, क्योंकि मैंने डी फ्लेक्स की क्लास बनाई भी है तो उसका मुझे बेनिफिट ये होगा कि मेरा जो स्ट्रक्चर मैंने अभी अभी किया है मूव ऑन, ओके, इमेज चूँकि बहुत बड़ा है साइज़ में, दैट्स वाई मुझे हर कॉलम की विड्थ दी पड़ेगी। जैसे मैंने ऊपर कॉलम्स बनाए थे तो मैं क्या करता हूँ जी विद इन द CSS इसी वाली क्लास को मैंने कॉपी किया, क्योंकि मैंने इसी के अगेंस्ट साइज देने हैं दोनों कॉलम्स को। तो पहला वाला जो कॉलम है उसको मैं एक साइज़ दे देता हूँ, ये है जी हमारी जो CSS में लिख रहा हूँ वो रिलेटेड है जी कॉन्टेक्ट फॉर्म से रिलेटेड है, और ये है जी इसके यहाँ से मैं इसको इनिशिएट कर रहा हूँ स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ ही पे मैंने CSS कमेंट भी रख दिया साथ ही कि ये है जो है जी कॉन्टेक्ट फॉर्म, और ये है जी स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश इट्स डन। ये है जी हमारा सेक्शन, और सेक्शन का नाम मैंने क्या रखा था कल, फॉर्म कॉन्टेक्ट, सेक्शन फॉर्म कॉन्टेक्ट, और इसमें जाके डॉट से जो क्लास का नाम है इमेज वो ये है जो कॉलम को कंट्रोल कर रहा है, शुड बी विड्थ शुड बी 50%। इसी तरीके से जो सेकंड कॉलम आ रहा है जिसमें हमने फॉर्म रखा है वो है जी कॉल, उसका नाम यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि कोई स्पेलिंग का इशू ना आए, और इसको भी हम शुरू करेंगे with the full stop and then name without space parenthesis bracket start and width लिखेंगे यहाँ पे 50%। मैंने दोनों कॉलम्स को 50% ऑफ द स्क्रीन जो है टोटल विड्थ जो 1170 की विड्थ है उसमें से 50% जो है उसको मैंने असाइन कर दिया फॉर द इमेज पार्ट, एंड रिमेनिंग 50% असाइन कर दिया मैंने जिसमें फॉर्म का मैंने कल टैग ऐड किया था। अब ये अपग्रेडेशन करने के बाद मेरा जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो गया, और मैं चाह भी रहा था कि पैरेलल दोनों चीज़ें आएँ, एक साइड पे इमेज आए और दूसरी तरफ उसका फॉर्म आ जाए। फॉर्म की सिचुएशन रीडेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है उसकी, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई भी CSS नहीं लिखी अभी तक। तो वो भी लिख सकते हैं। मुझे एक चीज़ जो और नज़र आ रही है वो मैं क्या कर लेता हूँ जी, फोटोपिया के अंदर जाके क्विक एडिट कर लेता हूँ मैं। दीज आर द माइनर थिंग्स जो आपको एज अ डेवलपर किसी भी वेबसाइट में लग रहा है कि नहीं यार दिस इज़ यूज़र एक्सपीरियंस या यूज़र इंटरफेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ अपडेट कर सकते हैं हम, तो वो एज अ स्किल सेट के तौर पे जो ये चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ आप लोग भी कर सकते हैं। मतलब इसको कहते हैं कि क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जेनेरिक सेंस। ये जो एरिया है ना वाइट स्पेस आ रही है बहुत ज़्यादा है, तो आई डजंट लाइक दिस। तो मैंने क्या किया, फोटोशॉप में भी कर सकते हैं ऐसे, आप फोटोपिया में भी कर सकते हैं, फोटोशॉप में जस्ट मैंने क्या करना है क्रॉप टूल सेलेक्ट करना। आई सेलेक्टेड द क्रॉप टूल, सिंपल। कोडिंग के दरमियान ये डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो गई है। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने जितना भी एरिया था ना वो मैंने कर दिया डिलीट। मेरा वेटेज भी बेहतर हो गया, फॉन्ट उसका जो वो है इमेज का वेटेज भी बेहतर हो गया। अच्छा जी, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा। शॉर्ट अच्छा जी, यहाँ पे चलते हैं जी। दिस इज द इमेज का नाम है जी दिस वन। आई नीड टू रीनेम दिस इमेज लाइक दिस, कॉपी। और ये मैंने फोटोपिया के अंदर जाके उसको नेम भी दे दिया, जहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं इमेज की। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दैट इमेज। ये जी प्रोसेसर इन्होंने लगा दिया, इट्स बीइंग डन।
और ये आ गया जी इमेज मेरे पास। Oops. अच्छा जी ये इमेज आ गया जी मेरे पास। इसको मैंने मूव ऑन करना है विद इन माई वर्किंग रूट डायरेक्टरी। अभी ये डाउनलोड के फोल्डर में है, तो मैं इसको मूव ऑन करूँगा वर्किंग रूट डायरेक्टरी में, ताकि जो मैंने चेंजेस की हैं वो लाइव उस पर ब्राउज़र में मुझे नजर आए। अब ये एग्जिस्ट करता है और मैंने उसी नेम से उसको नाम रखा है, तो वो मुझसे पूछ लेगा कि यार इसको आपने रिप्लेस करना है कि नहीं, क्योंकि फॉर्मेट चेंज कर दिया मैंने, जेपेग में रखना था। Oops, I need to change the format. This one, Control Shift। इस तरह के इमेजेस आप लोगों ने प्रेफर करने हैं कि जेपेग फॉर्मेट में रखें, और वंस जब ये रेडी हो जाता है सारा स्ट्रक्चर, तो हम फिर इसको कन्वर्ट करते हैं विद इन द वेब पी फॉर्मेट। इसको अपने सिंपल इसको जाके जेपेग कर लेना है। वेब पी आजकल जो चल रहा है फॉर्मेट ज़्यादा वेब पी है। जब हम सारा जितना भी पेज है क्रिएट कर लेते हैं, जो पेजेस बेसिक लेवल के जितने भी पेजेस हैं, उस पर फिर जो इमेजेस आ रहे होते हैं, फिर हम उसको वन बाय वन कन्वर्ट कर लेते हैं, या कोई हम टूल यूज़ कर लेते हैं। अगर हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, शॉपिफाई, वर्डप्रेस या किसी भी, तो हम एक प्लगइन या ऐप यूज़ करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा वेब पी के अंदर। राइट नाउ आई स्विच बैक टू जेपेग। और जेपेग क्यों रख रहे हैं इमेज, रीज़न ये मैंने बताया वैसे से। चलो, एनी आइडिया जेपेग में क्यों रख रहा हूँ इस इमेज को? कम स्टोरेज लेता है। कह सकते कितना कम हुआ है। हाँ वैसे पीएनजी से जैसे मैंने शिफ्ट किया ना 30 पे गया, 337 से स्विच कर गया हूँ मैं, कह सकते हैं। जी बच्चे फाइका, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन दिस रिप्लेसमेंट डेस्टिनेशन? कैमरे से जो बच्चे स्नैप लिया गया होता है ना, हम उसे कोशिश करते हैं जेपेग में। जेपेग में मल्टी कलर की और कैमरे से स्नैप जो होते हैं उसकी अच्छी क्वालिटी आती है। जेपेग जो है उसको बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और रिकमेंडेड भी है। मतलब जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट, उसमें ये चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है। तो जैसे जी मैंने साइज़ किया चेंज, तो अब सिचुएशन कदरे बेहतर हो गई है। बहुत जो स्पेस आ रही थी टॉप में वो नहीं रही। अब जैसे ही मैं इस सेक्शन पे आया हूँ, तो विदाउट नेविगेटिंग मोर स्क्रॉल डाउन, मैं क्विकली देख पा रहा हूँ कि इस साइड पे मेरा इमेज है। अब मैंने राइट साइड पे जो मेरा फॉर्म है उसके कुछ सेटिंग वेटिंग करनी है, प्लस हम आज एक और टैग भी ऐड कर लेते हैं। इसी के अंदर हम चेक बॉक्स का टैग भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अमूमी तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, इसमें वो पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन यूज़र से, कस्टमर से, कि अगर इन केस वो किसी न्यूज़लेटर में या अपडेट्स के लिए कोई करना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट कर उसको करना चाह रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें उसको। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी, वो पढ़ के और उसको फिर ओके कर दें। मार्केटिंग पर्पज़ के लिए ईमेल सेंड की जाती हैं फॉर द कस्टमर, कि कोई नया लेटेस्ट अपडेट आया उनका, तो वो उस पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन उसको देनी है यूज़र को कि भाई ये हमारा नया वाला एक हमने प्रोडक्ट के अंदर नया वर्जन लॉन्च किया। तो उसके हवाले से भी यहाँ पे हम यूज़र से इस चीज़ की परमिशन ले रहे होते हैं कि अगर इन केस वो इसको चेक कर लेता है, तो फिर आने वाले फ्यूचर में जो भी अपडेट्स होंगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन है, या टर्म्स एंड कंडीशंस की एक्सेप्ट करवाना है उससे, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एज अ चेक बॉक्स के तौर पे उससे इन्फॉर्मेशन गेट करवा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जितनी भी हमने कल लिखी और अभी हम लिखने लगे हैं चेक बॉक्स से रिलेटेड, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट एरिया हो गया, इनपुट टाइप ईमेल हो गया, टेक्स्ट हो गया, पासवर्ड, सबमिट, ये सब की सब सारी चीज़ें हम यूज़र से गेट कर रहे हैं, और उसको हम डीबी के अंदर, जैसे अब आप लोग आगे चल के मर्न स्टैक का जो बैकएंड पार्ट है जब वो पढ़ेंगे, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी बेसिस पे सेव हो रही होगी विद इन द मोंगो डीबी। मोंगो डीबी में जाके हम अपना जितना टेक्स्ट रिलेटेड डाटा होता है वो सेव कर रहे होते हैं। टेक्स्ट रिलेटेड डाटा जैसे ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, पासवर्ड है, मैसेज है, टेक्स्ट फॉर्मेट में सारा वो सब का सब सेव हो रहा होता है विद इन द मोंगो डीबी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक अदद चेक बॉक्स ऐड करना है। चेक बॉक्स के लिए एज अ रेफरेंस के तौर पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलते हैं, W3 Schools, और उसका जो स्ट्रक्चर है ना जो बनाएंगे हम, वो रखेंगे हम बूटस्ट्रैप वाला।
क्योंकि इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो हम बूटस्ट्रैप में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बस ये होपफुली आज हमारा काफ़ी अरसे से हम कस्टम CSS पढ़ रहे हैं, पढ़ के हम पागल हो गए। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना वो हमारा उसी से रिलेटेड होगा। तो मैंने क्या किया जी, सर्च कर लिया जी चेक बॉक्स। क्लास चल रही है ना? क्लास चल रही है, नहीं क्लास चल रही है, विच इज़ गुड। ये है जी चेक बॉक्स, ठीक है जी, इनपुट चेक बॉक्स। सर्च कर लिया मैंने और ये मुझे डायरेक्टली उससे स्विच कर दिया उस लिंक पे। और ये लिंक एज अ रेफरेंस के तौर पे मेरे व्हाट्सएप जब चलेगा तो मैं शेयर कर दूँगा अपने साथ, ठीक है। मैं रीस्टार्ट भी कर लेता हूँ व्हाट्सएप। जब से नया अपडेट हुआ है व्हाट्सएप, इसकी स्पीड और ज़्यादा डल हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक तो पहले ही नहीं चलता था। अच्छा, व्हाट्सएप है भी कुछ ना टाइम वेस्टेज टाइप चीज़ ज़्यादा है मेरे एक्सपीरियंस में। मैंने जब भी देखा है कि जब मैं व्हाट्सएप क्लोज कर देता हूँ ना, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ। पता नहीं आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ये मैं अपने एक इंस्टा, फेसबुक रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और व्हाट्सएप। यूट्यूब एज कंपेरेटिवली कम टाइम वेस्ट करता है क्योंकि वहाँ पे कुछ क्रिएटिव काम भी हो रहा है जिससे आप लोगों को आपके काम के हवाले से हेल्प मिलेगी। लेकिन बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना वो तो बिल्कुल ही टोटल टाइम वेस्टेड है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जब और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मुझे भी तक समझ में आया है, अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो ईमेल, जितनी ज़बरदस्त आप ईमेल लिखेंगे, कंपाइल करेंगे कम्युनिकेशन, वो फिर और AI टूल्स तो हैं ही हैं। अच्छा तो ये मैंने इसको क्लोज कर दिया व्हाट्सएप को। होपफुली मेरा सिस्टम की स्पीड भी कुछ बेहतर हो जाएगी, होपफुली। एंड टास्क, ओके, सो आई क्लोज द टास्क मैनेजर। अच्छा जी, ये हमें बता रहा है जी कि हम चेक बॉक्सेस कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ, मैं जाता हूँ यार इसके पास, मैं चलता हूँ मैं जाता हूँ जी AI टूल के पास, और मैं जाता हूँ जेमिनाई के पास और ग्रॉक के पास। आज हम चलते हैं ग्रॉक के पास। और ग्रॉक को कहते हैं कि यार हमने ना एक पेज हम बना रहे हैं और उस पर हमने ये फॉर्म बना लिया है, तो इसमें एक अदद हमें टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से एक चेक बॉक्स रिलेटेड कोड जनरेट कर दे, प्लस कंटेंट भी देते उसमें हमें जो भी रिलेटेड कंटेंट होता है। जैसे ईमेल है, सब्सक्राइब, उसमें अगर हम करवाना चाह रहे हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड, तो अल्टरनेट के तौर पे हम दोनों चीज़ें भी लिखवा सकते हैं विद इन द प्रॉम्प्ट। स्टिल ओपनिंग। आज तो नेट की स्पीड बहुत स्लो है। अच्छा जी, चलें जब तक ये चलता है। हम एक डिव डिफाइन कर लिया है हमने, जिसमें हमने ऐड करना है, और यहाँ पे मैंने रखना है जी कुछ सब टेक्स्ट, और स्टार्टिंग में ही मैंने चेक बॉक्स वाला जो इनपुट है वो मैंने ऐड कर देना है विद द इनपुट टैग। और इसमें जैसे हमारे पास टाइप टेक्स्ट है, टाइप ईमेल है, टाइप पासवर्ड है, इसी तरह से हमारे पास इस वक्त हमने जो यूज़ करना है वो चेक बॉक्स है। एंड देन जो इसके बाद चीज़ होती है हमने ऐड ऑन करनी है वो है लेबल। पहले मैं लेबल लिख रहा था और बाद में इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा मैंने, इनपुट टाइप ईमेल लिखा, इनपुट टेक्स्ट एरिया लिखा, लेकिन मैसेज के लिए टेक्स्ट एरिया लिखा। लेकिन चूंकि अब मैं चेक बॉक्स लगाने लगा हूँ तो उसमें सीक्वेंस चेंज करते हैं हम विद इन द कोड, और वो सीक्वेंस ये होता है कि पहले चेक बॉक्स का टैग आता है, जैसे मैंने भी लगाया HTML का टैग, टाइप चेक बॉक्स है उसकी, और इसी तरीके से जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसमें हम लेबल लिख सकते हैं इस तरह से लेबल, और लेबल में हम जो भी ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे जेमिनाई ओपन हो गया, व्हिच इज गुड, लेकिन स्टिल लोडिंग। creating a website and creating a section, having a contact form, and I need to add terms and conditions checkbox field, checkbox, okay. Help me to generate the HTML code plus content, तो मैंने कुछ प्रॉम्प्ट इस तरह का बना दिया है, एंड आई कैन ऑल्सो शेयर द स्क्रीनशॉट एज वेल, ताकि उसे मेरी जो गुफ्तगू है वो बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। मैंने
स्क्रीनशॉट पेस्ट किया और मैंने उसको कह दिया यार कि स्क्रीनशॉट शेयर्ड एज अ रेफरेंस फॉर योर एज एंटर, ठीक है। तो वही काम जो मैं कर रहा था, क्योंकि मैं उसी डोमेन के अंदर ही काम करवाना चाह रहा हूँ उससे, और मैंने उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन करवा दी, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो और उसने जो एक आपको रेफरेंस दिया है, बनाया है, अगला जैसे मैंने बताया कि हम बूटस्ट्रैप को एक्सप्लोर करेंगे, मैं ओपन भी करने लगा था, याद करवा दिया इसने एआई टूल ने, विच इज़ गुड। अच्छा जी, बूटस्ट्रैप में हमारे पास जो सिंटैक्स होता है लिखने का, फॉर द चेक बॉक्स, फॉर द इनपुट फील्ड, फॉर द टेक्स्ट एरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें एक हम स्ट्रक्चर लेकर चल रहे होते हैं जी। डॉक्यूमेंटेशन पे आ गया मैं, और यहाँ पे इन्होंने एक अलहदा से सेक्शन बनाया हुआ है फॉर द फॉर्म, एंड आई नीड टू क्लिक, क्योंकि मैं चेक बॉक्सेस पढ़ा रहा हूँ राइट नाउ, उसी का रेफरेंस मैं देना चाहता हूँ। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी फॉलो किया जा रहा है इस वक्त, और अगर आप एआई टूल से भी लिखवाते हैं तो कुछ इसी से ही रिलेटेड चीज़ें भी होंगी। तो मैंने क्या किया जी, मैंने जाके नहीं कॉपी कर लिया, खैर बहरहाल मैंने ये तरीका आपको बताना था। देन द सेकंड थिंग, जो यहाँ पे जो चैट उससे जेमिनी से मैंने जो लिखवाया है कोड, अगर मैं चाह रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली इसी को ही कॉपी कर सकता हूँ एंड देन मूव द कोड। अदरवाइज़ जो मुझे मेन चीज़ रिक्वायर है राइट नाउ, क्योंकि मैं इनपुट टाइप जैक बॉक्स का टैग लगा चुका हूँ और उसके अंदर आईडी और नेम भी ये भी आ गए हैं एट्रीब्यूट्स, अब मुझे सिर्फ लेबल चाहिए, तो मैं यहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं रेस्ट ऑफ द थिंग्स मैं वो भी कॉपी कर सकता हूँ। इंस्टेड के मैं सारा कॉपी करूँ तो मैं स्पेसिफिकली इन चीज़ों को ले जा सकता हूँ। मैं टैग भी कॉपी नहीं कर रहा लेबल का, क्योंकि मैं लेबल का टैग भी लगा चुका हूँ। मैंने क्या किया जी, कर्सर बिल्कुल ओके, यहाँ पे सिंपल मैंने नेक्स्ट लाइन में मूव ऑन किया, लेबल के टैग में जस्ट वो कंटेंट कॉपी किया एंड स्ट्रक्चर हैज बीन रेडी। व्यू वर्ड रैप, save the code, so once I reload the page, तो वो मेरे पास वो टर्म एंड कंडीशन। इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए क्विकली मैं एक स्टेप ले लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं काम कर क्या रहा हूँ। वो मैं ये करता हूँ कि जाके इसी में ही कॉलम में कलर जो है मैं कर देता हूँ वाइट, टेक्स्ट कलर जो है बेसिकली, इससे क्या होगा, टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा मेरा, उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जस्ट गुड। ओके, सो दिस इज द नेम, ईमेल, मैसेज एंड दिस वन द लास्ट वन जो मैंने ऐड ऑन किया। और इसमें एक चीज़ मैं देख रहा हूँ जी, मुझे और क्या ऐड करनी है। आई नीड एन अदर div अच्छा जी, ये मैंने कर दिया जी div। फॉर्म के टैग को मैंने मूव ऑन कर दिया इस स्टेप के अंदर, ठीक। फॉर्म रैपर मैंने बनाया है और मैंने उसको मूव ऑन कर दिया विद इन द फॉर्म टैग को मैंने उसके फॉर्म रैपर को मूव कर दिया, ठीक है जी। अब मैंने इसको करना है जी कॉपी, इसको स्टाइलिंग में कर लेता हूँ। इसको स्टाइलिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे फॉर्म रैपर एंड दिस इज द बैकग्राउंड कलर शुड बी समथिंग, बैकग्राउंड कलर should be something this one probably। इसी के साथ साथ मुझे चाहिए जी border radius around 5 rem and padding should be inside the padding। इसको मैं x axis और y axis को अलग अलग कर लेता हूँ। around from top bottom should be 5 and should be 3 from the x-axis and 5 from the y-axis। so ठीक है, इसको हम मज़ीद अपग्रेड कर लेते हैं,
कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि डिज़ाइन नहीं है। तो मैं एक क्विक, ये सारा काम आप ए से करवा सकते हैं, सिर्फ बताने के लिए चीज़ों को। हम प्रैक्टिस क्योंकि कर रहे हैं अभी, इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी से क्या चीज़ हैंडल हो रही होती है। इनर पैडिंग को हमें इनर स्पेसिंग के लिए पैडिंग यूज़ करते हैं। इनर स्पेसिंग चाहिए थी मुझे, तो मैंने उसके हिसाब से इनर पैडिंग सेट कर दी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं क्विकली क्या कर लेता हूँ। अच्छा, कुछ हम क्लासेस और भी ऐड करते हैं, हम कुछ अपने स्ट्रक्चर को अपडेट कर लेते हैं। अच्छा जी, क्लास, बल्कि मुझे तमाम जो डिव्स आ रही हैं ना नीचे, ये वाली, दिस वन एंड दिस वन, कंट्रोल डी, दिस वन फॉर मैसेज एंड दिस वन फॉर चेकबॉक्स, इन इसके ऊपर मुझे एक क्लास चाहिए। और क्लास मुझे चाहिए जी मार्जिन बॉटम, और इट शुड बी 2, मे बी मैंने 2 बनाई हुई है, आई थिंक, हैव आई क्रिएटेड, यस आई क्रिएटेड। और इसके बाद जो चीज़ मुझे चाहिए जी वो है, मैंने लेबल्स को करना है अपडेट विद इन द फॉर्म रैपर। आई टारगेट द टैग लेबल, डायरेक्टली लेबल के टैग को टारगेट कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं लेबल के टैग को नहीं टारगेट करना चाह रहा, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्लासेस का है, और वो क्लासेस भी लगा सकता हूँ मैं, ठीक। तो अब ये अच्छा, क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैं स्पेसिफिकली क्लासेस अब मैं क्यों लगाने लगा हूँ क्लास में, इसलिए लगाने लगा हूँ कि लेबल का जो टैग है ना वो आ रहा है चेक बॉक्स में भी आ रहा है। तो चेक बॉक्स पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ना हो, स्पेसिफिकली नेम, मैसेज और ईमेल पे इम्प्लीमेंट हों, तो मैं क्या करूँगा, टेक्निक यूज़ करूँगा फॉर द क्लास, स्पेसिफिकली टारगेट करेगी सिर्फ इन 3 लेबल्स को, और वो स्पेसिफाई होगी, उसके अंदर जो भी मैं स्टाइलिंग करूँगा वो बाकी लेबल के टैग पे इम्पेक्ट नहीं आएगा उसका। तो ये मैंने कर दिया जी लेबल एंड शुड बी फॉर्म, लेबल फॉर्म, should be label form, and copy the class। और इसके बाद अब मैंने लेबल के टैग के साथ डॉट लगा के ये मैंने टारगेट कर दिया कि लेबल के टैग पे जो लेबल फॉर्म आ रहा है सिर्फ उसको टारगेट करें, ठीक है। अगर इनकेस डिव पे आ रहा है तो उसको नहीं करेगा, ऐसे तो स्पेसिफिकेशन आप इसमें लिखते हुए कोड में कर सकते हो ऐसे, ठीक। ये मैंने स्पेसिफाइड कर दिया, लेबल के ही टैग पे अगर लेबल फॉर्म आएगा तो उसको ही टारगेट करे वो। और मैं करना ये चाह रहा हूँ कि इसको करना चाह रहा हूँ डिस्प्ले, ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट होता है उसमें। तो वंस आई डिड दिस, तो सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। अब वो जो अलाइनमेंट थी उसकी ओवरऑल वो कुछ बेहतर हुई। एंड देन आई नीड टू एन अदर थिंग व्हिच आई नीड इज दिस इज द फॉर्म कंट्रोल। वो मैं क्या करता हूँ जी, जहाँ जहाँ इनपुट टाइप आ रही है और जो हमारा मैसेज के लिए हमने टेक्स्ट एरिया रखा है, क्लास फॉर्म कंट्रोल की होगी, लेकिन कुछ हम स्टाइलिंग लेवल पे चेंजेस कर लेंगे माइनर से। तो इन दोनों टैग्स पे चूँकि मैंने सेम क्लास लगानी है, तो मैंने इन दोनों तीनों टैग्स पे सेम क्लास लगानी है, तो मैं इसी से ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। आईडी के एट्रीब्यूट को इन 3 टैग्स पे मैंने सेम ही क्लास लगानी है, क्लास मैंने सेम लगानी है, कंट्रोल डी and the form and the control, form control CONTROL। और ये नेमिंग कन्वेंशंस जो हैं जी कहाँ से आ रही हैं, ये मैं डायरेक्टली फैच कर रहा हूँ फ्रॉम द फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। क्योंकि अब से ऑनवर्ड हमने नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इसी की तरफ स्विच करना है, तो पहले से ही प्रिपरेशन के तौर पे हम कस्टम क्लास भी वैसे ही बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब मैंने फॉर्म कंट्रोल पे यहाँ पे, क्योंकि ये एक क्लास मैंने लगा दी है इसके ऊपर फॉर्म रैपर में, और ये मैंने कर दिया थी। इसकी मैंने विड्थ करनी है सबसे पहले इंक्रीज, अपने पेरेंट के हिसाब से। बाय डिफ़ॉल्ट वो एडजस्ट नहीं कर रहा, ऑटो एडजस्ट नहीं कर रहा, तो पेरेंट के हिसाब से ऑटो एडजस्ट करे, उसको मैंने कर दिया थी। एंड थिंग सेव। इससे क्या बेनिफिट हुआ जी, इससे ये बेनिफिट हो गया कि उसकी जो विड्थ है वो सब की सेम हो गई है, टेक्स्ट एरिया की भी, इनपुट फील्ड टाइप ईमेल की भी, इनपुट टाइप टेक्स्ट की भी। बाकी ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा ये डिफरेंट है, इसको हमने डिफरेंट ही रखना है,
ऐसे नहीं दिखाना हमने, ये अजीब लगेगा अगर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये अजीब लगेगा, ऐसा होता भी नहीं है, ऐसे ये स्पेसिफिकली इसी तरह से चेक बॉक्स होता है। सही, ये चीज़ तो फंक्शनैलिटी में नहीं आती। है तो बच्चे अभी फंक्शनैलिटी बेसिकली फॉर्म तो बनाया ही इसलिए जाता है किसी भी वेबसाइट पे कि उसको हमने फंक्शनल करना होता है, खाली फॉर्म तो लगाने का तुक नहीं बनता ना कोई, मेन मकसद तो ये होता है। लेकिन अभी चूँकि हम कस्टम HTML CSS लिखना सीख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस स्टफ। अदरवाइज जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट में जब हम काम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे कर रहे होते हैं तो हम इतना फॉर्म बनाने में इतनी ज़्यादा दुश्वारी, इतने लंबे चौड़े स्टेप्स में नहीं पड़ते। हम सिर्फ प्रॉम्प्ट बताते हैं AI को और वो पूरा फॉर्म जनरेट करके देते हैं। हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमने जो इसके साथ API इंटीग्रेशन करनी है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज क्लाइंट आपको कह देता है यार ये फॉर्म बनाओ इसी तरह से सिंपल, और इसको API इंटीग्रेट कर दो विद द Gmail, विद जो भी MongoDB है, बैकएंड प्रोग्रामिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपको API की एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। वो जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है उसकी एक्सेस, या वो कहेगा कि आप खुद से अपना अकाउंट MongoDB वाला उस पर क्रिएट करके एज अ डेमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कुछ बना के मुझे दिखा दो। तो ये चीज़ें ऐसे चल रही होती हैं। मेन फोकस हमने अब तो खैर वो भी और इजी होता चला जा रहा है जैसे जैसे AI टूल्स आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मेन फोकस हमने बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए अपनी एनर्जी को ज़्यादा सेव रखना होता है, क्योंकि ये चीज़ें अब बहुत आसान हो गई हैं, ईजी हो गई हैं। जितना काम मैं अभी आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, अगर मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूँ तो विद इन 60 सेकेंड से भी कम में ये सारा पूरा फॉर्म रेडी हो जाएगा। एक भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, जस्ट मैं कॉपी करूँगा, CSS पेस्ट ऑन करूँगा। तो ये चीज़ें बस क्योंकि अभी आप लोग लिखना सीख रहे हैं, अगेन इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ये जितनी भी मैंने CSS की प्रॉपर्टीज़ दी हैं, इन चीज़ों का आप लोगों को क्विकली पता होना चाहिए। इन केस आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जो कह रहा है कि यार मेरा फॉर्म की ना स्टाइलिंग सेट कर दो, और वो अच्छे पैसे दे रहा है, अच्छा क्लाइंट है, अच्छे पैसे दे रहा है, स्टाइलिंग ठीक करने की वो आपको $400-500 दे रहा है, तो विच इज़ नॉट, मतलब अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करें। चीज़ों का पता होगा यार बॉर्डर रेडियस इससे करते हैं, इनर स्पेसिंग इससे सेट करते हैं, कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं है इस पर, ज़्यादा आपकी एफर्ट भी नहीं लगेगी। 4-5 घंटे चार्ज करें उसको, जो जायज़ चल रहा है मार्केट में। क्लाइंट टू क्लाइंट भी चीज़ें जायज़ होती हैं ऑब्वियसली। बहुत एक लेविश क्लाइंट है उसके लिए कोई मसला नहीं है $400-500 खर्च करना। एक क्लाइंट है उसका बिजनेस सेटअप इतना बड़ा नहीं है, छोटा सेटअप है उसका, वो $50 पे एग्री कर गया तो उसके साथ $50 में एग्री कर सकते हैं। तो ये डिपेंड कर रही होती हैं, वेरिएट कर रही होती हैं चीज़ें अकॉर्डिंग। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर लेता हूँ जी, वो है हाइट। फॉर्म कंट्रोल में एक और प्रॉपर्टी मैं ऐड कर देता हूँ, हाइट सिंकिंग रखने के लिए। वो है जी हमारी हाइट अराउंड 2.5 और REM, इट्स इक्वल टू आई थिंक 40 पिक्सल प्रोबेबली, विच इज़ गुड। लेकिन इसके ऊपर मुझे हाइट नहीं चाहिए। मैसेज का जो भी हमारा टेक्स्ट एरिया होता है वो इसकी हाइट बाकी इनपुट फील्ड से डिफरेंट होती है। तो इसी चीज़ को कंसिडर करने के लिए मेरे पास अब मैं क्या करूँगा, मैं वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा फॉर द लेबल जो मैंने यूज़ किया अभी बताया आप लोगों को। मैंने सेलेक्ट कर लिया जी क्लास को, और यहाँ जाके मैंने लिखा जी टेक्स्ट एरिया विदाउट फुल स्टॉप। विदाउट फुल स्टॉप मैंने टारगेट किया टैग को, और फुल स्टॉप ऐड करके फॉर्म एरिया, उसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया ये वाला फॉर्म कंट्रोल। अब ये स्पेसिफिकली कंट्रोल करेगा टेक्स्ट एरिया वाला जो एक पोर्शन है। उसकी जो हाइट है वो मैंने चेंज करनी है, इट शुड बी हाइट ऑटो, HIGHT हाइट, इट शुड बी ऑटो। ऑटो का मतलब है उसकी हाइट ना हो, अकॉर्डिंगली जो भी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कॉलम्स की और रोज़ की, उससे हाइट कंट्रोल हो। अगर मैं उसकी इंक्रीज़ करता हूँ ना कॉलम और रोज़ की वैल्यू, तो ये हाइट कंट्रोल उससे होगी। यहाँ पे मैंने कल ऐड की थी, इफ़ आई वांट द 16 into 16 column 16 rows, so height is increased and the magic is reload। so इस तरह से हम टेक्स्ट एरिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इंस्टेड के हम CSS से कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं रिवर्ट करता हूँ जी 6 and 6 digit value and expect। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ जो क्विकली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो भी मैं अपडेट कर लेता हूँ जी, वो है जी बटन की क्लास लगानी है मैंने सिंपल, क्योंकि बटन की क्लासेस मैंने लगाई हुई हैं ऑलरेडी, बनी हुई एग्जिस्ट करती हैं। सिंपल मैंने उसको क्या करना है जी, जाके
type submit class, it should be button with the base class and the button primary button primary. Save and reload and it should be secondary. वो कलर मर्ज हो गया क्योंकि मैंने प्राइमरी कलर पहले भी यूज़ किया हुआ है एज अ बेस कलर, एज अ बैकग्राउंड कलर. बटन सेकेंडरी. सेव. सो ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन लग रहा है काम. तो प्रोफेशनल लेवल पे काम हो गया, ज़बरदस्त हो गया. अच्छा जी, ओके. इसमें हम एक और क्या कर लेते हैं जी काम. इसकी जो इंटरनल आ रही है ना स्पेसिंग, कितने मिनट रह गए जी? 12 मिनट के बाद मैंने कॉल दोबारा शेयर करनी है. मेरा व्हाट्सएप चलना ज़रूरी है इस मामले में. व्हाट्सएप है तो टाइम वेस्ट, लेकिन मुझे व्हाट्सएप ऑन करना पड़ेगा. चलें जी, व्हाट्सएप की कमांड दे दी है, रन हो जाएगा तो चल जाएगा, तो होपफुली. ओके, यहाँ पे मैंने एक और क्या काम करना है जी. मुझे क्विकली इमेज को ना उसकी भी कुछ सेटलमेंट हम कर लेते हैं विद इन द. दिस इज इमेज, या दिस वन इज इमेज, एंड द इमेज शुड बी border radius 2 rem. Save. ओके, स्पेसिंग मैं कुछ कम कर लेता हूँ, बिल्कुल इक्विवेलेंट ले आता हूँ इसके. स्पेसिंग कुछ ज़्यादा ही है, इतनी ज़रूरत नहीं है. मुझे हाफ करके देखते हैं जी. 2.5 इंस्टेड ऑफ it should be 2.5 से मैंने उसको y एक्सेस वाइज रिवर्ट कर दिया, चेंज कर दिया. व्हाट्सएप ठीक हो गया जी. ये कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है ना. एग्जैक्टली अगर मैं हाइट सेम करना चाह रहा हूँ तो भी कर सकता हूँ. पैडिंग के ज़रिए कंट्रोल करूँगा हाइट, ठीक. और मैं कर लेता हूँ जी अराउंड 3 शुड बी प्रोबेबली विल वर्क. यस, इट वर्क्स. 3.25 probably exactly. ओके हो गया जी, परफेक्ट हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त बैठ गया. अच्छा जी, ओके. अब मैं इनके कलर भी चेंज कर सकता हूँ. इसके कलर जो ब्लू में हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इनके कलर्स भी मैं अपडेट कर लेता हूँ. और वो मैं करूँगा जी, इसमें हम जाएंगे, ये है जी एंकर टैग, ठीक है. और एंकर टैग हमारा फॉर्म रैपर के अंदर ही मैं टारगेट कर रहा हूँ ये सारी की सारी CSS. तो मैंने एक पेरेंट डिफाइन कर दिया है. अब मेरे लिए इजी हो गया काम. जस्ट मैंने कलर कोड देना है. इट्स डन. सेव एंड रीलोड. ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया. फॉर्म जो है बन गया हमारा. अब मैं कुछ इनर स्पेसिंग भी ठीक कर लेते हैं. इसी इनपुट फील्ड के अंदर ही मैं क्या करता हूँ, जाके पैडिंग ऐड कर लेता हूँ. जहाँ पे मैंने हाइट दी है
यहाँ पे मैंने पैडिंग देनी है फ्रॉम द एक्स एक्सेस देनी है और वाई एक्सेस मैंने पैडिंग नहीं देनी। तो ये मैंने पैडिंग ऐड कर दी। अब इसका ये बेनिफिट हुआ जी कि पैडिंग आ गई जी यहाँ से, रीलोड एंड इट्स डन। वो बिल्कुल जो अटैच होके लिख रहा था, अब उसकी स्पेसिंग अपडेट हो गई है, विच इज़ गुड। थैंक यू बच्चे, हाफिज़। चलिए एक काम हम और कर लेते हैं, वो है जी हमारा बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग शुड बी बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, इट शुड बी बॉर्डर बॉक्स। ठीक है जी। इसका ये बेनिफिट होगा कि जो मुझे स्पेसिंग इसकी इनपुट फीड जो मैंने ऐड की थी वो ओवरलैप कर रहा था, इसकी जो विड्थ थी वो यहाँ तक एग्जिस्ट मूव ऑन कर रही थी। तो अब क्या किया उसने कि उसी पैडिंग के अंदर जो मैंने पैडिंग दी फ्रॉम द लेफ्ट एंड और राइट, उसके हिसाब से उसने उसको फिट इन कर दिया विद इन दिस बॉक्स, विद इन दिस डिव। तो ये मैंने यूज़ की है प्रॉपर्टीज़ के लिए, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग और कोलन और फिर बॉर्डर बॉक्स, ये वाली मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की इसके लिए। अच्छा जी, इसको मैं क्या करता हूँ जी, इसी में जाके meet.google चलिए दोबारा तीसरी चौथी पांचवी मरतबा मैंने स्टार्ट किया है व्हाट्सएप को, पता नहीं मसला हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड। और ये मैंने की फाइल एक्सप्लोरर, अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, इसी सेक्शन को मैं टॉप बॉटम से स्पेसिंग भी दे देता हूँ। अच्छा जी, वजह यहाँ पे आके मैंने स्पेस ऐड कर दी जी within the container, within the container padding. From top it should be 5 rem or left right it should be 0. ओके हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया, स्पेसिंग भी आ गई, विच इज़ गुड। अब मैंने इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग भी ऐड करनी है, बिल्कुल अटैच हुए में इमेज के और बॉक्स के दरमियान स्पेसिंग में ऐड करने के लिए चलता हूँ जी CSS में, विद इन द कॉलम, जो इमेज वाला कॉलम है उसको मैं पैडिंग दे देता हूँ फ्रॉम राइट, इट शुड बी 0.5 rem and on a similar pattern it is padding left, it should be 0.5 rem। दोनों ऐड ऑन करके 16 पिक्सल की स्पेसिंग आ जाएगी दोनों के दरमियान, ठीक है। तो ये स्पेसिंग है अभी
बेहतर स्पेसिंग है, मुनासिब ऑर्गेनाइज हो गया स्ट्रक्चर हमारा। एक चीज़ और मैं ऐड कर लेता हूँ और वो है जी, अगर यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे, इसको सबमिट करे, तो वो क्या करे जी, वो चला जाए पेज को ऊपर रीडायरेक्ट कर देता हूँ मैं। पेज कौन सा जी उसका नाम हो, थैंक यू .html। रूट पे मैंने एक पेज बना दिया थैंक यू .html, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है उस पेज के अंदर। मैंने सिर्फ पेज का ऐड करने के लिए एक्शन के ऊपर, एक्शन क्या है जी, एक्शन परफॉर्म होगा जब भी फॉर्म सबमिट होगा। ये सारी डिटेल्स जब यूज़र इसमें ऐड कर देगा, नेम, ईमेल, मैसेज, और इस पर एग्री कर गया, वो टर्म्स एंड कंडीशन को उसने चेक कर दिया, जब सारी की सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो एज अ एक्शन के तौर पे वो रीडायरेक्ट कर जाएगा। अभी क्योंकि हम प्रोटोटाइप बना के दे रहे होते हैं इनिशियली, तो हम इस फ्लो को बनाने के लिए ये चीज़ इस तरह से लिख लेते हैं। अदरवाइज़ जब ये चीज़ें इसके ऊपर बैकएंड फंक्शनैलिटी लगती है, बनती है, तो उसको बिल्ड किया जाता है, इन तमाम इस सारी इन्फॉर्मेशन को सेव किया जा रहा होता है रन टाइम पे विद इन द DB। और फिर जो भी हमने मैसेज दिखाना होता है कि जी जो भी मैसेज है, अगर वो कोई एरर आ रहा है, उसमें कोई चीज़ मिस कर गया, यूज़र फिलअप नहीं किया जो रिक्वायर थी, और वो उसने फिलअप नहीं किया, तो वो अकॉर्डिंगली फिर उसको हम मैसेज डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। और आप इन फील्ड्स को, हर फील्ड को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। आप जैसे साइन अप करवाना चाह रहे हैं आप यूज़र से ऑन द जीमेल अकाउंट, तो उससे रिलेटेड फील्ड्स ऐड करेंगे आप अभी के लिए, क्योंकि मैंने एक सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट किया, तो मैंने उसी से रिलेटेड मैंने फील्ड्स भी बनाई हैं। लेकिन जब आप साइन अप करवा रहे होंगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप क्रिएट अकाउंट करने के लिए जो बेसिक फील्ड्स होती हैं, जिसमें हम उसका नेम पूछ रहे हैं, उसका ईमेल एड्रेस पूछ रहे हैं, और जो वो पासवर्ड लगाना चाह रहा है उसके लिए, और फिर उसको कंफर्म पासवर्ड, और फिर नीचे क्रिएट अकाउंट का एक बटन होगा। जैसे मेरे केस में सबमिट का बटन है या सेंड का बटन है, जैसे मिसाल के तौर पे सेंड का बटन है मेरे पास। इंस्टेड ऑफ सबमिट मैं इसकी नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर लेता हूँ सेंड। कॉन्टैक्ट फॉर्म में अक्सर सेंड का ही बटन होता है, तो वो सेंड की बजाय आप बना देंगे क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, साइन अप का या क्रिएट अकाउंट का बटन। अच्छा जी, व्हाट्सएप चल पड़ा है, लास्ट मिनट। अच्छा जी, यू आर नॉट अलाउड टू शेक एंड आस्क, रिटर्न टू होम। लिंक शुड बी शेयर, न्यू मीटिंग। सर अगर हमारे डेस्कटॉप पे कोई वीडियो है या हमारे पास कोई वीडियो है, कल आपने वो बताया था ना कि उसको लिंक को कैसे लगाना है, तो अगर हमारे जो डेस्कटॉप पे कोई वीडियो है, अब हम उसको बनाते हुए अपने बैनर में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, मैंने ये जो बताया ना कल वीडियो जो मैंने लगा के बताई है, दोनों तरीक़ों से बताइए। एक मैंने आपको बताया जी आप कैसे लगा सकते हैं यूट्यूब का लिंक आई फ्रेम के ज़रिए। जब आप वीडियो देखोगे उसमें आइडिया हो जाएगा आपको ये आई फ्रेम वाला कोड है, ठीक। और अगर आपने डायरेक्ट जो आपके अवेलेबल है सिस्टम पे, ये हमारे पास ये आ रही है वीडियो, ये आ रही है वीडियो, ये वही है जो आपके सिस्टम पे अवेलेबल है, वर्क मतलब हमारी रूट वर्किंग डायरेक्टरी पे अवेलेबल है। सर बस पाथ चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा? नहीं, यूट्यूब के लिए आपको पूरा कोड ही डिफरेंट है। आई फ्रेम का कोड है, उसमें यूट्यूब की जो भी वीडियो है उसका लिंक आ रहा है, और उसका कोड स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जबकि जो हम अपने सिस्टम से लगा रहे होते हैं, रूट डायरेक्टरी से ऐड ऑन कर रहे होते हैं या प्लेटफॉर्म से, तो वो उसका वीडियो के टैग के ज़रिए, और फिर सोर्स के अंदर जाके हम उसको सोर्स दे देते हैं। डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग। क्विकेस्ट वे ये होता है कि हम उसको लगाएं यूट्यूब से, और आजकल काम भी ये किया जा रहा है। उसी वीडियो को बेसिकली किया ये जाता है कि जो भी क्लाइंट की तरफ से हमें वीडियो मिलती है, तो एज़ पर द क्लाइंट परमिशन, और होता भी ऐसे ही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपलोड की भी होती है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो फिर आ जाता है उसका लिंक। वो हमें कह देता है यार आप इसका लिंक, ये लिंक है यूट्यूब का,
वहाँ से जाके फिर हम उसको सर्च आउट करते हैं। जैसे मैंने प्लेस होल्डर वीडियो के लिए सर्च किया, शेयर के ऊपर क्लिक किया था, एम्बेड कोड मिला था मुझे और फिर वो मैंने लगा दिया था। तो आप लोगों के लिए भी बेहतर रिकमेंडेशन यही है, मैं यही कहूँगा कि आपने अपने जिस भी ब्रांड पे आप लोग काम कर रहे हो उसको सोशल मीडिया पे लेकर आओ, यूट्यूब पे ले आओ तो बेस्ट है। क्योंकि जिस तरह से अगर आप यूट्यूब पे लाने के बाद आपको मिनिमल एफर्ट करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, मिनिमल, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। इंस्टेड कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे रखते हो वीडियो, उससे आपके सर्वर की स्पीड भी स्लो होगी, आपकी वेबसाइट की लोडिंग भी इम्पेक्ट आता है इन चीज़ों को। तो रिकमेंडेड यही होता है कि आप उसको मूव ऑन कर दें विद यूट्यूब। सर हम कल काफ़ी वो वेबसाइट्स विजिट कर रहे थे डिज़ाइंस के लिए, तो उसमें सबने अपना जो फुटर था हमें किसी का भी अच्छा नहीं लगा। ओके। तो उसमें फुटर में ये था कि सबने अपना फुटर जो है वो वर्टिकली डिज़ाइन किया हुआ था और जो सारा डाटा था वो मतलब फुटर में रखा हुआ था। ओके। जैसे हमने अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया है, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की टिप्स को वेबसाइट को किया विजिट, तो उसमें फुटर में ना उन्होंने अपनी सारी कैटेगरीज रखी हुई थी और हेडर में उनकी नेविगेशन बार में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अबाउट अस या फिर कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो आप क्या बेटर रिकमेंडेशन करेंगे कि हम क्या रखें नेविगेशन बार में? मेन टॉप में ये पूछ रही हो आपके फुटर में? नेविगेशन जो फुट हेडर है, हेडर में जो हेडर नेविगेशन बार होगी, इसमें पूछ रहे हैं आप? ठीक है। इसमें तो वो तो यही है, एक जेनेरिक में यही है, आप मेन नेविगेशन रखो। मैक्सिमम हमने ये कोशिश करनी होती है यहाँ पे यूज़र को हम वो लिंक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसके ज़रिए यूज़र हमारी प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेट ऑन कर सके। जैसे मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट आप बना रहे हो और उसका मेन पर्पज़ ये है कि हमने आप लोगों ने यूज़र को ये फैसिलिटी देनी है कि डिफरेंट कैटेगरीज़ को जाके वो क्विकली देख सके। डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं आप लोग ये प्रोडक्ट की, उसको जाके वो सर्च करे और आगे उसको परचेज़ करने फ़ौरन चेकआउट करे और परचेज़ करे। तो बेहतर तरीका ये होगा कि आप उसको डायरेक्ट शॉप का लिंक दे दोगे विद इन द मेन नेविगेशन। मेन नेविगेशन में शॉप पेज का लिंक दे दोगे जहाँ पे तमाम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरीज डिस्प्ले हो रही होंगी। उसके लिए उन कैटेगरीज में जाके उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना आसान हो जाएगा, जिस तरह की भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली। हमारी पहली प्रेफरेंस यही होती है और ये एक मैकेनिज़्म चेंज उस बेसिस पे भी हो जाता है कि जब किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू होती है और जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका लिंक मेन नेविगेशन में लगा दिया जाता है। अमूमी तौर पे जो पैटर्न है वो यही है, होम, अबाउट, मेन्यू, ब्लॉग का पेज होगा, शॉप का पेज होगा, कॉन्टैक्ट। अमूमी तौर पे जनरली जो एक लिंक्स आपको मिलेंगे वेबसाइट्स में वो यही मिलेंगे कि अगर ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है तो शॉप का लिंक होगा, ब्लॉग का लिंक बेनिफिट कर रहा होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और आर्टिकल जो है वो गूगल पे पब्लिश करने का जो भी सर्च इंजन है वो क्या करते हैं, उसे क्रॉल करते हैं। क्योंकि वहाँ पे जहाँ जितनी कंट्रीज़ हैं आउटसाइड, वहाँ पे लोग आर्टिकल्स पढ़ के और फिर डिसाइड करते हैं कि यार हम ये चीज़ परचेज़ कर लेंगे। अब किसी ने आर्टिकल लिखा कि यार मैंने ये प्रोडक्ट ली, इसका मुझे ये बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट हुआ, इसका इंटीरियर अच्छा था, इसका स्टफ़ अच्छा था, वगैरह वगैरह। तो वो जैसे ही पढ़ेंगे साथ ही वो नीचे क्लिक लिंक आ रहा होगा, उसी ब्लॉग के ऊपर वो लिंक आ रहा होगा फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिटेल पेज। जैसे क्लिक करेगा वो उधर चला जाएगा, ये कैटेगरी का लिंक आ रहा होगा, पूरी कलेक्शन का लिंक आ रहा होगा। शॉपिफाई में ऐसे ही होता है, तो वो मूव ऑन कर देगा वहाँ पे। तो इस तरह से सारा चीज़ें आप इसमें कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी चीज़ें। शॉप का लिंक ज़रूर होगा क्योंकि आपकी जो वेबसाइट मैंने देखी है, कॉन्सेप्ट जो है आपका वो यही है कि शॉप का लिंक आपकी मेन नेविगेशन में लाजमी आ रहा होगा विद इन द मेन हेडर टॉप नेविगेशन। उसको कंपोनेंट भी बोलेंगे। जो आप लोग उसको मैच्योर करोगे तो आपका मेन ले आ रहा होगा लिंक। अच्छा जी, ये हो गया जी डन। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, एक क्विक हम टैग देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैंने क्लिक करके भी बता दूं आप लोगों को। जैसे ही मैंने ये बनाया और मैंने थैंक यू के पेज को मैंने क्लिक कर दिया, अभी क्योंकि फंक्शनलिटी कुछ भी नहीं है तो सिंपल क्या करता हूँ मैं, एक प्लेस होल्डर कुछ भी आप लिखेंगे, शुड बी एंड इट शुड बी समथिंग एंड इट्स बीन डन एंड सेंड, तो वो आपको मूव ऑन कर देगा। अच्छा जी, चेक @gmail वो मूव ऑन कर देगा आपको।
वो मूव ऑन कर देगा जी आप लोगों को थैंक यू के पेज, क्योंकि थैंक यू का पेज क्लीन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो उसने उसको वहाँ पे मूव ऑन कर दिया। एडमिट। चलो अब इस चीज़ को थोड़ा सा यूजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सारा जो लैंडिंग पेज है ना उसी का कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ एक सेक्शन दिखाना है, मैंने पता चल जाए जो पेज है हमारा वो ब्लैंक, उसको थोड़ा सा बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो जाए उसकी। कंटेंट माइनर चेंज कर देता हूँ, थैंक यू की हेडिंग लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए अच्छा यार ये फंक्शनैलिटी नहीं है, दिस इज़ नॉट द फंक्शनैलिटी, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटोटाइपिंग। जब हम वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हैं इनिशियल फेज में, जब हम HTML हैंड ओवर करते हैं क्लाइंट को प्रोटोटाइपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें हम ऐसा फ्लो बना देते हैं ताकि अगर क्लाइंट से ओपन करके देखे तो उससे समझ में आ जाए कि अच्छा यार जब इस पर फंक्शनलिटी ये लगाएंगे तो ऐसे चलेगी चीज़ें, ऐसे फ्लो चलेगा। इसको थैंक यू के पेज पे रीडायरेक्शन भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, थैंक यू रीडायरेक्शन टू द थैंक यू पेज, द फंक्शनलिटी implement, need to implement the functionality, redirection to the thank you page। इसको भी मैंने क्या करना जी, क्विकली इसमें जाके एक मैं सेक्शन में हेडिंग चेंज कर देता हूँ, बाकी सेक्शंस रिमूव कर देता हूँ वन बाय वन। थैंक यू पेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं स्विच कर गया हूँ, लैंडिंग पेज से थैंक यू पेज पे आ गया हूँ मैं। सिर्फ मैं एक जनरल आइडिया रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि वहाँ पे हेडिंग आ रही होगी थैंक यू की। इसको भी रिमूव कर दिया मैंने, इसको भी सबको क्लियर किया मैंने। एंड देन आई नीड टू कीप दिस वन एंड रिमूव द अदर्स। ओके, ये मैंने रहने दिया जी और बाकी मैंने कर दिया रिमूव। ठीक है जी, इंट्रो बैनर सेक्शन तक मैंने कर दिया, कंटेंट एरिया में बाकी सारे सेक्शन मैंने रिमूव कर दिया। और इस सेक्शन को मैंने रीनेम कर दिया for the thank you page content। ठीक, thank you page content। चलें जी, ये हो गया जी डन। और यहाँ पे इसको मैंने कर देता हूँ थैंक यू सेक्शन, थैंक यू कंटेंट, जैसे सही ना। सिंपल्स में जाके मैंने करना जी थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, सबमिटिंग। मैंने एक सिंपल लाइन लिख दी, सबमिटिंग द फॉर्म। और यहाँ से मुझे ऑडियो फाइल कर देनी है रिमूव। सिंपल एक टाइटल आ रहा है एंड दैट्स ऑल। अगर मैं चाहूँ तो पैराग्राफ में कोई प्लेस होल्डर टेक्स्ट के साथ मैं एक्चुअल कंटेंट रिप्लेस करवा सकता हूँ यूजिंग द AI टूल। इसको मैंने सेव किया और जब मैं ये रीलोड करता हूँ अब उस पेज के ऊपर डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं जो मैंने अभी अभी रिसेंटली अपडेट किए हैं। वो ब्लैंक नहीं होगा बल्कि जब उस स्टैटिक HTML पेज को सबमिट किया जाएगा, इस इंफॉर्मेशन को सेंड का बटन क्लिक किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा, टाइप सबमिट रखी है हमने बटन की, और हमने एक्शन के फॉर्म में फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में हमने यूज़ किया है thankyou.html। तो ऑटोमेटिकली वो पेज जस्ट लाइक एंकर टैग के ऊपर href का जो एट्रीब्यूट है वो रीडायरेक्शन के लिए काम आता है, देन इन द फॉर्म टैग एक्शन का एट्रीब्यूट वर्कआउट कर रहा है फॉर द रीडायरेक्शन पर्पस टू द thankyou.page.html। और वो यही हो गया जी, ठीक है, दैट्स बीन डन। तो जैसे ही मैं इस वाली इंफॉर्मेशन को फिल आउट करके और मैं क्लिक करता हूँ name and @gmail.com and this one agree and send। अब वो मुझे रीड कर देगा थैंक यू पेज। ठीक, तो पहले भी कर रहा था लेकिन पहले पेज ब्लैंक था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो जब हम अपना एक लैंडिंग पेज फाइनल कर लेते हैं
एक टेम्पलेट रेडी कर लेते हैं, तो उसी को ही रेप्लिका करते जाते हैं, उसी कोड को। जब हम HTML प्रोटोटाइपिंग कर रहे होते हैं, हमारा काम यही है, हमारा क्लाइंट ही ऐसा है कि वो फंक्शनैलिटी नहीं रिक्वायर कर रहा हमसे, या फंक्शनैलिटी के लिए उसने अलग से एक टीम हायर की हुई है, एक अलग से किसी कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे फंक्शनैलिटी के लिए अलग से डेवलपर्स इस चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स का फ्लो चल रहा है, और आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट लाइन में क्यू में है, और आपने क्या करना है, सिंपली अभी के लिए इस सारे पेजेस को आपने HTML प्रोटोटाइपिंग रेडी करनी है इसकी, और वो कंपनी आपको इस चीज़ पे भी अप्रिशिएट करती है कि आप कम AI टूल का इस्तेमाल करें, तो आप कर सकते हैं। अब जब CEO खुद कह रहा है भाई आप AI टूल का इस्तेमाल करो, तो आप क्विकली ये चीज़ें, जैसे आपने कोई टाइटल लिखवाना है, कोई आपने कंटेंट जनरेट करवाना है, आपने पेज का कोड जनरेट करवाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसने आपको एक ओपन चैनल दिया हुआ है कि आप जाओ वहाँ पे सर्च आउट करो और क्विकली अपने पेज को बिल्डअप करते जाओ। तो आपने ये टेक्निक और ट्रिक ज़रूर यूज़ करना है, इंस्टेड कि आप टाइम हर चीज़ को बनाने बैठो, आप जाके कोड जनरेट करवाओ, और एक जो भी एक 4 दिन का, 1 दिन का, 5 घंटे का, जो भी टाइम लाइन आपके एक्सपीरियंस स्किल सेट के हिसाब से आप उस प्रोजेक्ट में शेयर कर रहे हो, उसमें आप मूव ऑन कर सकते हो कोडिंगली। अच्छा, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, ये भी हम चेंज कर लेते हैं क्विकली, और वो मैं सिंपल जाके चेंज कर सकता हूँ विद इन द थैंक यू। CSS में चलते हैं जी, हम एक अदर सेक्शन डिफाइन कर लेते हैं फॉर द थैंक यू सेक्शन, थैंक यू for the thank you page, static and static section thank you page। ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेरा, वो टारगेट कर रहा है थैंक यू पेज को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ का जो कलर है वो चेंज करना है, ताकि उसकी रीडेबिलिटी नज़र आ जाए, वो नज़र नहीं आ रहा ब्लैक टोन में, तो ये काम मैं जेनेरिक भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी सारी वेबसाइट डार्क टोन में, उसने बेस कलर ही डार्क यूज़ किया, तो मैं एक जगह भी डिफाइन कर सकता हूँ, इंस्टेड मुझे हर जगह पे जाकर डिफाइन करना पड़े इसको, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। इसकी स्पेसिंग वगैरह कुछ मैं बेहतर कर लेता हूँ, फ्रॉम द टॉप आई कैन सी वेरी बहुत क्लोज है उसके, और वो मेरे लिए आसान है इसकी स्पेसिंग बेहतर करना। तो ये स्पेसिंग्स वाला काम तो ना अब आप लोगों को मेरे ख्याल में पीस ऑफ केक, आसान है, बहुत ईजी। क्लॉकवाइज पैडिंग इनर स्पेसिंग के लिए मैंने यूज़ किया, और ये स्पेसिंग मेरी यहाँ से ऐड ऑन होगी। मैं इमेज लगाना चाहूँ वो भी लगा सकता हूँ, और सिंपल है। इमेज के लिए हम सिंपल यहाँ पे जाके सर्च आउट कर लेते हैं, एज अ बैनर मैं वो यूज़ कर लेता हूँ, या एज अ बॉटम के तौर पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, ये प्रोसेस करता है जितनी देर में, बैक थैंक यू TH। थैंक यू। तो जी जब तक ये सर्च आउट करता है, हम क्या करते हैं जी, क्विकली चल के जो नेक्स्ट टैग है हमारा वो भी देख लेते हैं। इसमें रेडियो बटन्स भी होते हैं, इसमें जब हम एक और चीज़ डेवलप करेंगे तो वो रेडियो बटन्स का भी यूजेज हम करेंगे। राइट नाउ मैंने चेक बॉक्सेस का बताया आपको, सिलेक्ट फील्ड भी होती है, सिलेक्ट फील्ड, रेडियो बटन्स, इनपुट टाइप, टेक्स्ट, पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया, उसकी स्टाइलिंग, बटन, एक्शन एट्रीब्यूट, ये बेसिक HTML प्रोटोटाइप के लिए जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैंने सारी आप लोग से शेयर कर दी हैं। लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है, दोबारा से चलते हैं जी, ये भी ज़रूरी है। लिंक, रेफरेंस लिंक बहुत ज़रूरी है फॉर द HTML फॉर्म, दिस इज द फॉर्म। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेने के लिए नर्सरी क्लास के जो है ना, अब क्योंकि अब आप लोग मेरे नर्सरी क्लास के स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप लोग एक मैच्योर लेवल की कोडिंग कर रहे हैं, तो फिर भी एज अ रेफरेंस के तौर पे आप लोग चाहें तो ये देख सकते हैं। तो ये फॉर्म का टैग का मैंने कॉपी किया और ये मैंने लिंक शेयर कर दिया विद इन द व्हाट्सएप।
साथ में ये जो बूटस्ट्रैप वाला लिंक है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। सर वो आपने ये बताया था एक एनिमेशंस के लिए भी, वो भी शेयर एनिमेट स्टाइल, यस, ये भी शेयर कर देते हैं जी। दिस वन चलिए जी, प्रोसेसिंग में चला गया। हमारे पास एक और टैग है जी, उसको भी हम देख लेते हैं क्विकली जी, और वो है जी हमारा टेबल का टैग। टेबल का टैग हमें अपनी वेबसाइट में टेबुलर फॉर्मेट में जो डाटा होता है उसको हमने डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करना होता है। टेबल, इसको मैं नाम दे देता हूँ प्राइसिंग टेबल। प्राइसिंग टेबल, प्राइसिंग टेबल, and this is the with / section pricing table. It's done. Okay, अब मैंने एक अलग सेक्शन क्रिएट कर लेना है जी राइट आफ्टर दिस HTML कमेंट्स, और ये है जी सेक्शन का टैग, और ये है जी सेक्शन प्राइसिंग टेबल क्लास है उसके ऊपर, सेक्शन प्राइसिंग टेबल, और उसके अंदर एक और डिव ऐड करना है मैंने, कंटेनर की क्लास लगानी है उसके ऊपर, और एंटर। तो मेरा बेसिक लेआउट रेडी हो गया। अब जो मैंने ऐड करना है जी H2, और इसमें लिखना है जी मैंने प्राइसिंग टेबल। ये आ गया जी मेरा डिव, सेंटर लाइन पे दिखा देता हूँ मैं, तो क्लास में लगाता हूँ इसके लिए टेक्स्ट सेंटर की। H2 को मैंने यूज़ करना है H2 pricing table, इसको मैंने हेडिंग यही दे दी, ठीक है, प्राइसिंग टेबल। अब हम ये टैग लिखना स्टार्ट करते हैं जी टेबल का, यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये है जी टेबल, स्टार्ट एंड द टेबल एंड विद / टेबल, ठीक है। टेबल लिखने के लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले देखेंगे टेबल, क्लास लगाएंगे हम इसके ऊपर टेबल प्राइसिंग, आउट के लिए बस इसी के साथ इसका एट्रीब्यूट होता है सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, और वो बैकग्राउंड इक्वल साइन के साथ 0 सेल स्पेसिंग इनर पैडिंग जो हम रख लें, एंड सेल spacing and cell। इसके बाद जो वेरी नेक्स्ट टैग है मेरा, वो है जी मेरा टी हेड। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग इक्वल साइन, और ये इंटरनल स्पेसिंग, और हर ब्लॉक के साथ जो एक स्पेसिंग आ रही होती है उसको मैंने राइट डाउन किया विद इन द कोड। टी हेड से स्टार्ट करते हैं, ऊपर का जो पोर्शन होता है वो हेडर होता है, और उसमें हम 1 by 1 चीज़ें लिखे होते हैं। क्विकली मैं इसका इमेज डिलीट करवा लेता हूँ, वो जो हम चलते हैं जी होपफुली यहाँ से मिलेगा। एक इमेज चाहिए हमें बेसिकली,
चले चलते कॉपी पेस्ट। ओके ये थी वो थी जी, क्या नाम था उसका, क्या एनिमेशन, ये एडवांस लेवल की एनिमेशन है। इसके ऊपर भी देखिएगा ज़बरदस्त पोर्टफोलियो लोगों ने बनाए होकर रखे हुए। हाँ एक और वेबसाइट भी थी अदर, चलिए मैंने पेस्ट कर दिया। दिस शुड बी इन द मीडिया 0%। तो यहाँ पे जाके मैंने सामने मुझे कौन क्लास ले वहाँ पे डिज़ाइनिंग क्लास हो रही है, वहाँ पे क्लास हो रही है, और यहाँ वहाँ 6 बजे सब बंद हो गए। अच्छा जी यहाँ पे मैंने ऐड ऑन करना है, ये वाला लिंक ऐड करना है, कॉपी। ओके व्हाट्सएप तो चल ही नहीं रहा भाई आज, चल ये इमेज हो रहा है जी रेडी। सो इट्स रेडी, इट इज़ गुड। sora.chatgpt, वाओ दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। तो मैं इसी में से टेबल से बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। इसमें ज़रा कॉलम क्या है, सेम ही है, विच में फ्रॉम द लेफ्ट विंग और द राइट विंग, इसमें डॉलर्स हैं, डॉलर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहला वाला जो एक स्ट्रक्चर है वो बनाना शुरू करता हूँ। क्या हो, स्टे इन द कॉल, ओके। इसको मैंने मूव ऑन करना है जी। फॉर द टी हेड हम यूज़ करते हैं, ओप्स सॉरी, टी हेड के अंदर हम यूज़ करते हैं जी TH फॉर कॉलम, जहाँ पे लिखा हुआ है ना ये वाला कोर्स लिखा हुआ है, तो मैंने ये वाला लिखना है यहाँ पे COURS कोर्स। मैं इस इमेज को ChatGPT पे देख के कोड भी जनरेट करवा सकता हूँ। इमेज मैंने जनरेट करवाया सोरा से, और कोड जनरेट करवा सकता हूँ ChatGPT से या जेमिनी से या ग्रॉक से, ठीक। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इमेजेस एंड द कोड। आप इजीली यूज़ कर सकते हैं आपके साथ चीज़ें, हम क्विकली इस तरह प्रोसेस कर रहे होते हैं। इनिशियली क्लाइंट को डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए हम इसी तरीके के मुताबिक चल रहे होते हैं। इनिशियली जब जैसे जैसे प्रोजेक्ट स्केल अप करता जाता है, मैच्योर होता जाता है, बैकएंड प्रोग्रामिंग इंक्लूड होती जाती है, उसी तरह से फिर हम अपने इस प्रोजेक्ट को भी एक्सपेंड कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमने इस प्रोजेक्ट को बना लिया, तो फिर हम इसे क्विक वे में ऑनलाइन टूल्स के ज़रिए कन्वर्ट कर सकते हैं Next.js में। इसी प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं Next.js में, और फिर जब हम उसको वर्चुअल डिप्लॉय करेंगे तो हमारे पास बहुत आगे एक हमारा अगर क्लाइंट हमें मिल जाता है और वो कह रहा है कि यार आप स्टैटिक हार्ड कोडेड वर्जन दिखाओ, तो फिर हम वो वाला लिंक शेयर कर देंगे। और अगर वो कहेगा यार डायनेमिक लिंक शेयर करो बिल्ड विद द Next.js, तो वो उसके साथ हम Next.js लिंक शेयर कर देंगे। तो इस तरह से चीज़ें ईजीली आप मैनेज कर सकते हो। एक्सप्लिसिटली दोनों के लिंक्स भी अलग होंगे, एक्सप्लिसिटली दोनों के कोड भी अलग अलग अवेलेबल होंगे। क्लाइंट उसको जाके पढ़ के मतलब गिटहब का जब आप उसको पब्लिक लिंक प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको एक्सेसिबल होगा, उस देख के उसको फौरी तौर पे डिसीजन लेना आसान हो जाएगा उसके लिए कि यार ये बंदा मैंने हायर करना या नहीं करना। ऑब्वियसली जब इतना अच्छा काम किया हुआ होगा आपने, तो वो आपको क्विकली हायर भी कर लेगा इंशाल्लाह। इसके बाद है जी एक और कॉलम, और उसमें मैंने लिखना है जी कोर्सेस के बाद है कि कोर्स के बाद है जी लेवल प्रो लेवल है जी। उसके बाद एक और कॉलम है और उसकी हेडिंग क्या आ रही है, ड्यूरेशन। ये मैं यहाँ से पढ़ता जा रहा हूँ और यहाँ मैं कोड करता जा रहा हूँ। ये कोड करना AI टूल के लिए जस्ट सेकंड्स के अंदर ही हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम लिखना सीख रहे हैं तो इट्स ऑल्सो गुड अप्रोच कि आप भी इन चीज़ों को इस तरह से लिखें वन बाय वन। एक और आना था, ये रो प्रेजेंट होगा और उसके अंदर कॉलम्स आ गए सारे। ये लास्ट में ड्यूरेशन एंड द लास्ट वन इज द प्राइस। या एग्जैक्टली दिस इज द प्राइस, दिस इज द TH एंड दिस इज द PRIC प्राइस। ये सारे इस तरह डाटा अगर हमने अपनी वेबसाइट में दिखा है तो हम इसको इस तरीके होते हैं। इसका होगा होम वेबसाइट में, वहाँ पे क्या होता है जी, वहाँ ये चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं चलता हूँ फ्री पिक पे, और पिक पे जाके प्राइसिंग के ऊपर क्लिक कर प्राइसिंग पेज बनाया हुआ उन्होंने स्लैश के नाम से।
इसके तौर पे इसकी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। वैसे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब प्रोजेक्ट्स यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में हमने एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है, उसका एक बनाना है और फिर उसके हमें उसका वो डाटा है, ज़्यादा काम उसमें डाटा को डिस्प्ले करने का, तो वो उसके लिए हम जो यूज़ कर रहे होते हैं विद इन द कोड स्ट्रक्चर वाइज जो भी अवेलेबल हैं, जो मार्केट में चल रहे हैं, वो ज़्यादातर बेस करते हैं टेबल के टैग के ऊपर बेस करें, क्योंकि वो मैनेज करना आसान होता है विद इन द डीबी कोड, डीबी अंदर सारी टेबल के स्ट्रक्चर मैनेज हो रही होती हैं, तो हम भी उसको HTML के अंदर टेबल के ही स्ट्रक्चर रेंडर करवा रहे होते हैं, उन वेरिएबल्स को हुक करके और फैच करके और फिर डिस्प्ले करवा रहे हैं। बाकी जर्नली जो ये इस तरह का लेआउट अभी मैं ओपन भी किया पीपिक पे, कुछ टेबल बनाते हैं इसी के जरिए टेबुलर फॉर्मेट में जो डाटा है वो हम प्रेफर कर रहे होते हैं टू कंट्रोल विद द टेबल टैग विद इन द HTML। तो अभी के लिए जी हम दोबारा चलते हैं जो हम क्रिएट कर रहे थे स्ट्रक्चर। ये मैंने क्या किया जी, फर्स्ट मेरी रो क्रिएट हो गई है, सभी देख लेते हैं इसका सोचा आउटपुट भी देखते जाएंगे। ये जी प्राइसिंग टेबल की हेडर है, नीचे तो गया टेबल स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा, तो साइन को हम उसका कलर वगैरह अपडेट कर लेते हैं ताकि क्विकली हमें इसका रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, विजिबिलिटी, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो डार्क टोन में है, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसे भी अपग्रेड कर लेते हैं। मैं इसमें जाके क्विकली सेशन प्राइसिंग टेबल, प्राइसिंग टेबल स्ट्रक्चर, और ये डायरेक्ट एंड सेक्शन प्राइसिंग टेबल static and this one and top, और उसके बाद कलर और मैंने रखना है वाइट, टेक्स्ट मैंने रखना है एंड इट शुड बी ठीक है जी। या नीचे कोर्स लेवल की हमने कोई स्पेस वगैरह नहीं, कोडिंग की डिस्प्ले होगी, मैं डायरेक्ट टेबल को भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, टेबल का टैग भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, उसके बाद क्लास भी लगा सकता हूँ जो मैंने यूज़ की है, क्लास कौन सी टेबल प्राइस वो मैंने यूज़ कॉपी कर लिया, इसको कॉपी पास और व्हेन द inside of this tag and width should be 100% within the CSM भी काम कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली एट्रीब्यूट भी करता है, टेबल का एट्रीब्यूट भी होता है, width it is 100%, so is equal to sign is equal double quote comma start and 100%, save results। जो मेरी नेक्स्ट रो जो क्रिएट करनी है वो है टी बॉडी एंड आई नीड टू यूज दिस स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, इस तरह की इस टेबल दोनों कर रहा है, इस तरह से बाकी वाइज चलते हैं। मेरे सारी रो है जो मैंने ऐड करनी थी, HTML बेसिक्स बिगिनर 3 वीक्स $100 टी इसके लिए कॉलम प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे हम टी के जरिए कॉलम प्रिपेयर करते हैं, HTML बेसिक्स HTML बेसिक्स। इसके बाद एक टेल टैग को बनाते हुए अपनी चीज़ को ध्यान रखें, अगर जितने अपने हेड में कॉलम्स रखें या आपके रोज में जो नेक्स्ट लाइन आप लिख रहे हैं सेम कॉलम होने चाहिए। उसके बाद ड्यूरेशन है जी 3 weeks, the last one is it should be ठीक है बच्चे, थैंक यू। the table the row and then I copy this line, paste and then paste and then paste। मैंने यूज किया 2-3 लाइन, एक एक्स्ट्रा लगा दिया, उसको मैंने रिवर्ट कर दिया, सेव किया मैंने, सो आई एम एबल टू सी ऑल द 3 लाइन्स। मैंने पहली वाली रो को कॉपी किया और उसके बाद मैंने 1 by 1 सबको पेस्ट ऑन कर दिया। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे, और उसके लिए समझिए विद इन दिस शुड बी विद इन द CSS, और ये आगे दी टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैंने टेक्स्ट अलाइन जब सेंटर किया तो उसने जितना भी मेरे साथ था वो सब एक्सटेंड कर दिया, ठीक हो गया, ओके हो गया। मैं बॉर्डर भी ऐड करता हूँ, ठीक, आई एम गोइंग टू ऐड द बॉर्डर फॉर द टेबल and it should be for border, let's suppose हम यहाँ पे ऐड करते हैं जी 1px,
solid and color should be white. Border का जो color होगा वो white solid and then it should be like this. और अब मैंने इसी तरह से spacing ऐड करनी, मैंने border ऐड करना है for the TH, TB, दोनों को मैंने ग्रुप कर दिया और ये मैंने border लगाना है for the border from right, same वही 1px solid और ये मैंने कलर ऐड करना। इसी तरीके से मैंने border bottom 1px solid और यहाँ पे मैंने ये कलर, ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मेरा जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली, अब स्पेसिंग ऐड कर लेते हैं। इसमें स्पेसिंग के लिए यहीं पे ही मैं पैडिंग ऐड करता हूँ फॉर द TH and TD, एक ही जगह पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ये रखता हूँ जी 0.5 rem फ्रॉम द टॉप बॉटम एंड दैट में कोई वैल्यू नहीं दे, पैडिंग दे रहा हूँ जी मैं, पैडिंग सेव किया, रीलोड एंड इट्स डन, दिस लुक्स गुड। इसी तरीके से जो मुझे स्पेसिंग ऐड करनी है फॉर द मेन सेक्शन, इट शुड बी द पैडिंग फ्रॉम top bottom it should be 5 rem and from the left side it should be 0. So ये मेरा जो स्ट्रक्चर हो गया अपडेट, इट लुक्स बेटर। मैं क्या कर सकता हूँ, टेबल में जाके दे सकता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, it should be this, save and reload। तो मेरे टेबल की जो एक विजिबिलिटी है वो बेहतर हो गई है, काफ़ी ज़बरदस्त हो गई है। तो इस तरह से हमने आज एक तरह से फॉर्म का जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है ये हमारा फाइनल हो गया है। और इसके बाद जो एक लास्ट वाला सेक्शन है फुटर का, उसको हम करके देन फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो स्विच कर देंगे वो हम करेंगे बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क पे, जिसमें जो मैक्सिमम मैंने आप लोगों को कोशिश की है कवर अप करने की। जो बेसिक टैग्स हैं वो चूँकि आप लोगों को आ गए हैं और आगे चल के आप लोगों ने क्योंकि एक फ्रेमवर्क यूज़ करना है और उसमें बिल्ट इन क्लासेस होती हैं, उसके ज़रिए आप लोगों ने मैक्सिमम स्ट्रक्चर लेआउट बनाना है। तो उसमें जब हम काम करेंगे वो और ज़्यादा हम चीज़ों को एडवांस लेवल पे भी देखेंगे, प्लस कोई चीज़ अगर हमारी इस तरह से रिमेनिंग पार्ट ऐसा होगा जो हमने उसको इनिशियली HTML टैग्स लेवल पे हैंडल करना होगा तो वो भी हम करते जाएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने आज ज्वाइन किया, ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग और बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच। हाफिज़। रिकॉर्डिंग।